हेलो और नमस्ते दोस्तों। एक सवाल है। सवाल के अंदर पूछा गया है असर्शन रीजनिंग के पैटर्न के रूप में कि तुजु के बाबरी वॉज रिटन और बाबर रोड तुजु के बाबरी इन चगताई तुर्की, और उसके पीछे का कारण दिया गया है कि तुर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही असर्शन रीजनिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस की। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयारी की है तो क्या यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या उसके लिए अलग से तैयारी करनी है। और आप में से जो भी विद्यार्थी जो हमारे ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऊपर है या यहाँ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बैठे रहिए आप और हम लोग पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करते हैं। हिस्ट्री एमसीक्यूज, कल्चर एमसीक्यूज व प्रतीक नायक, और हम लोग यहाँ पे पूरी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको हेल्प कराने की कोशिश करूंगा अबाउट योर प्रिपरेशन एज वेल। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी के ऊपर तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड दिस इज द क्यूआर कोड जो आप स्कैन करके सीधा सीधा आपको प्लेटफॉर्म पे लैंड भी करेगा। इसके सिवाय अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव। जी हाँ दोस्तों, जहां आपको 24,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ये क्लासेस के माध्यम से आप जीएस, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप यहाँ पे एक ही जगह के ऊपर अवेल करा सकते हो। दिस इज इंक्लूड द सीसेट एज वेल। तो इस ऑफर का जरूर से लाभ उठाइए एंड अपनी तैयारी को पुश कर सकते हो। इसके सिवाय अनअकैडमी 2025 उत्सव लेके आ रहा है। जी हाँ, इस दिवाली हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं अनअकैडमी उत्सव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, जहां आपको लॉटरी के माध्यम से बहुत सारी प्राइजेस मिल सकती है। आईफोन प्रो मैक्स है, स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है और रिवॉर्ड्स वर्थ 12 करोड़ रुपीस। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी हमारी बैचेस है आगाज, प्रारंभ, समिट, निर, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेस है। आप इसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट एज वेल। एंड इसके साथ अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो जरूर से हमें बताइए, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। खैर, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं और क्वेश्चन की कहानी के ऊपर देखते हैं कि क्या तुजु के बाबरी तख्ताई तुर्की में लिखी गई थी। तो दिस इज करेक्ट सर, ठीक है। अब सवाल यहां से ये निकल के आता है कि तुर्की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट की। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके पीछे का कारण क्या है तो याद करने की कोशिश करिए दोस्तों कि पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। नो डाउट बाबर न्यू तुर्की, बाबर को आती थी, हुमायूं को आती थी सर, ठीक है, इवन जहांगीर को भी आती थी। पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी फारसी। फारसी क्यों थी? क्योंकि आप याद करिए कि मुगलों ने किन से टेक ओवर किया, दिल्ली सुल्तान से सर, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के समय पे ही विल सी कि पर्शियन भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज बन चुकी है, और मुगल्स भी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। नो डाउट मेनी रूलर्स न्यू तुर्किश लैंग्वेज, बट दैट डजंट मीन्स कि इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बाबर ने विल सी की चगताई तुर्की में ये भाषा के अंदर अपनी बायोग्राफी तुजु के बाबरी लिखी। बाद में उसको बाबरनामा के रूप में ट्रांसफर किया गया, मतलब उसका ट्रांसलेशन किया गया बाय द पीरियड ऑफ अकबर सर, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खानम जैसे स्कॉलर्स की आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है जो ट्रांसलेशन के ऊपर भी काम करेंगे। पर यहाँ पे आपका जो रीजन है वो असर्शन के साथ मैच नहीं होता है सर, ठीक है। क्योंकि नाइदर तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट, नो डाउट इट वाज द लैंग्वेज जो राजाओं को आती थी, व्यापार करने में काम में आती थी, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी में काम में आएगी, पर राजभाषा के रूप में नहीं थी। तो बेसिकली कि ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। तो बोथ हेड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला नहीं आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये आंसर तो यही होना चाहिए। फिर बाद में यूपीपीसीएस अपना कुछ नया इंटरप्रिटेशन निकाल के लेके आता है तो बात अलग है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर के अंदर से, वहां से हम लोग देख रहे हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको इवेंट्स है, इनफैक्ट बहुत बार क्रोनोलॉजी के ऊपर इस बार पूछे गए हैं सर, ठीक है। इतने सारे क्रोनोलॉजी के साथ आपको सवाल पूछे गए कि बात मत करिए। क्या पूछा गया कि 1911 में 1911 में कौन सी घटनाएं बनती है, इवेंट्स हुए। एक पूछा गया पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक, बंगाल का पार्टीशन रिवोक किया गया। दूसरा पूछा गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली टुक प्लेस, है ना, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर हुआ। तीसरा पूछा गया है लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब याद करिए लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 के अंदर होता है सर, ठीक है, जब भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है, राइट सर, है ना। तो तीसरा वाला तो हटा ही दो। अब जहां जहां तीसरा आता है उसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन नंबर ए और डी ही बचेगा।
पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 1905 में कर्जन ने पार्टीशन किया था, 1911 में ब्रिटिश ने बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल किया, फिर बंगाल का पार्टीशन अगेन 1947 में हुआ, जिसे हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के रूप में कहते थे, एंड अगेन इन 1971 फिर वहां से बांग्लादेश बन के आया, राइट? ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड, दिस इज करेक्ट इन 1911। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, दिस इज आल्सो करेक्ट सर, ठीक है। 1911 में ही ब्रिटिश ने कैलकाटा से फिर दिल्ली में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया और कहा कि अब हम लोग दिल्ली से बैठेंगे। उसके बाद विल सी की लॉर्ड हार्डिंग जो है अपनी हाथी के ऊपर बैठ के सवारी लेके जा रहा था और उसके ऊपर क्रांतिकारियों ने बम मारा था, रास बिहारी बोस ने, अगर आपको कहानी याद होगी सर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा 1 एंड 2 सर। राइट आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए, 1 एंड 2 आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है। ए 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है इसका। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वन मोर टाइम क्रोनोलॉजी। इनफैक्ट इस पेपर में इतने सारे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आए हैं और मुझे ये लगता है कि अगर आप हमारे प्लस स्टूडेंट रहे हो तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश की है। खैर यहाँ पे क्या आया है? पूना पैक्ट सर, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ? अगस्त सितंबर 1932 में, है ना। अभी मंथ के ऊपर नहीं जा रहे हैं। एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, देखिए सिविल डिसोबीडियंस का एंड 1934 में होता है ऑफिशियली सर, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने जब गांधी इरविन पैक्ट के रूप में उसको सस्पेंड किया था, वो बेसिकली टेम्पररी सस्पेंशन था, वो 1931 के अंदर होता है। इनफैक्ट यही है गांधी इरविन पैक्ट सर, ठीक है। तो मार्च 1931 के अंदर विल सी की गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, राइट। फिर आया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ सर? ठीक है, एंड ऑफ 1931 के एंड में, 1931 के एंड तक आते आते गांधी जी विल सी की इंग्लैंड जाएंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सेकंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरेस्टिंगली पहली और तीसरी में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कांग्रेस उसको बॉयकॉट कर रही थी कि भाई हमें आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करना, राइट। ओके, तो अगर आप इसको इस कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करिए तो गांधी इरविन पैक्ट सबसे पहले आएगा सर, थी। उसके बाद आप देखोगे तो 4 आएगा सर, ठीक है, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है एंड ऑफ 1931। फिर पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ सर, ओके। एंड फाइनली 1934 में एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हुआ सर, ठीक है। तो 3412 वाला कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है सर, ठीक है। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली पढ़ोगे तो ये फायदा होगा। इनफैक्ट मैंने की पूरी एक आंसर सीरीज ली हुई है PYQs को लेके यहाँ पे ही, और साथों के साथों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्रोनोलॉजिकल रिवीजन भी कराया था, उसमें भी ये सब तारीखें थी यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू एंड रिकमेंड यू प्लीज वॉच देम आउट, क्योंकि आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी तारीखें नजदीक में थी, पर ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको आंसर करेंगे सर, ठीक है। फिर आपको इस बार गुरु शिष्य के ऊपर पूछ दिया गया। अरे ये बढ़िया सवाल है सर, ठीक है। गुरु शिष्य के ऊपर पूछ दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है सर, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ 4 नाम दिए गए हैं। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते थे। और मर्दाना जो है वो नानक के साथ चलते थे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ए का जो है 2, ए का 2 कहाँ पे है सर, है ना। ए का 2 यहाँ पे है। और फिर उसका बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो कबीर है वो रामानंद के साथ है, खुसरो औलिया के साथ है, मतलब बी का 3 आता है, A2B3 सर, ठीक है। तो सीधा सीधा वी विल सी कि यहाँ पे फिर सूरदास वल्लभाचार्य, सी का 4 आएगा और डी का 1 आएगा सर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है आंसर नंबर सी सर, ठीक है। तो अगर आप कहानी याद रखोगे तो आपको याद रहा होगा कि कौन किसके शिष्य हुआ करते थे। रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें कबीर भी एक आपको पर्सनैलिटी के रूप में मिलेंगे। भक्ति सूफी संतों के ऊपर से जो भारत में रिलीजियस ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ से ये सवाल पूछा गया था। बड़ा थीमेटिक सवाल है, पर मैच द फॉलोइंग से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने इसमें मैच द फॉलोइंग वाले जो ट्रेडिशंस है वो कराए भी हुए हैं सर, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आप जरूर से एकेडमी अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। खैर आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। यहां से चले जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिवोल्ट्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको रिवोल्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एस्टेब्लिश करना है। पाबना, इंडिगो, कूका और सन्यासी। अब दिस आर वेरी क्लोज इवेंट्स सर, ठीक है ना। कुछ तो बहुत नजदीक में है। सन्यासी रिवोल्ट कब शुरू हुआ सर? 1770s के दशक में, 1780s के दशक में हमको देखने को मिलता है। और सबसे पहला था जो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के अंदर होता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई है कि भाई सन्यासी रिवोल्ट भवानी पाठक, देवी चौधरानी, वी विल सी की मूसा शाह जो फकीर कम्युनिटी से हुआ करते थे, उनके द्वारा ये विद्रोह होता है। सबसे पहला ब्लडी रिवोल्ट के रूप में था, राइट।
कुका सिखों ने किया था सर, ठीक है ना, सिख कम्युनिटी के द्वारा होता है समवेयर इन द 1840s के दशक में, एंड लेटर ऑन इट फ्लडेड इन द और इट बस्टेड इन द 1870s एज वेल। पर शुरू 1840s के आसपास के दशक के अंदर हो जाता है। नामधारी करके कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी, उसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ओरिजिनली रिलीजियस रिफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में ये आंदोलन चला रहे थे और फिर उसके बाद ये भड़क गया है विद्रोह के रूप में सर, ठीक है। उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे है इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो रिबेलियन पोस्ट 1857 सबसे पहला विद्रोह के रूप में कंसिडर किया गया है सर, ठीक है। इसको नील विद्रोह कहते हैं, 1858 के अंदर हुआ था, राइट, ओके। और दिगंबर बिश्वास, विष्णुचरण बिश्वास जैसे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी दीनबंधु मित्रा के द्वारा जिसका नाम था नील दर्पण, जिसका ट्रांसलेशन भी बाद में अंग्रेजी के अंदर किया गया है सर, ठीक है। तो 1858 है। और पाबना जो है अगर आप देखोगे तो 1870s के बाद 1880s के बाद हमें ये देखने को मिलता रहेगा, बंगाल के अंदर होता है सर। पाबना रिवॉल्ट के रूप में है, किसानों का आंदोलन था जमींदारों के विरुद्ध में सर, ठीक है। तो पहला ये आता है सर, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, 4321 है ना, 4321 इसका राइट आंसर क्या आएगा, 4321 सर, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहानी भी बता रहा हूं और साथों के साथ आपको तारीख और डेट लाइन भी बता रहा हूं। देखो इतिहास में तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस पेपर में 25 सवाल आए हैं, 25 में से मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन 10 एक सवाल ऐसे हैं जो क्रोनोलॉजी के साथ जुड़े हुए, तारीखों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इतिहास जैसे विषय की तैयारी करना चाहते हो और क्रोनोलॉजी से कतरा रहे हो और आप ये कह रहे हो कि भाई मैं तो क्रोनोलॉजी याद नहीं रखूंगा और मेरे को तो क्रोनोलॉजी से क्या लेना देना है सर, ठीक है, नहीं भाई, सब कुछ लेना देना है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजी, क्योंकि क्रोनोलॉजी अगर आपको पिक्चर क्लियर होगी तो आप आराम से इन तारीखों को मैच कर पाओगे और रिकॉल कर पाओगे, राइट सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4321 होगा। नेक्स्ट आगे, अब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया सर, ठीक है। वॉर्स के ऊपर से आपको पूछ दिया गया है सर, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, 1766-67 के आसपास हुआ, 1769 तक चलता रहता है, हैदर अली के द्वारा किया गया था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि एक तो पहली लड़ाई। सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कब होता है, 1749 से लेके 1754 के बीच में सर, ठीक है। डुप्ले था, डुप्ले इनफैक्ट इस लड़ाई को जीत रहा था इनिशियली, अगर आपको पता होगा, फिर चालू लड़ाई से उसको भगा दिया जाता है और फिर घोड़े करके गवर्नर को बुलाया जाता है और कहानी बदल गई। सीज ऑफ आर्कोट भी होता है, इनफैक्ट इसी टाइम पे डुप्ले किंग मेकर के रूप में बन गया था, कार्नाटिक और कार्नाटिक के साथ साथ हैदराबाद जैसे स्टेट का किंग मेकर बन गया, राइट, ओके। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर सर, है ना, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई, 1844 से 46 के बीच में, लॉर्ड हार्डिंग करके जो गवर्नर था उसके कार्यकाल के अंदर होगी और सतलज नदी को ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की गई, जो बाउंड्री थी सिख और ब्रिटिश के बीच में, दिस विल लीड टू द वॉर सर, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब होती है सर, ठीक है, समवेयर फ्रॉम 1838 टू 1842-43 के आसपास के ट्रांजिशन के अंदर आपको यहां से देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो सबसे पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई 1749 में। उसके बाद आप देखोगे तो 1760s के अंदर हमें पता चलता है मैसूर वॉर हुई हैदर अली के सामने, तब तो टीपू सुल्तान उसका खिलाड़ी हुआ करता था। उसके बाद आप देखोगे तो अफगान वॉर हुई, उसके बाद सिख वॉर हुई सर, ठीक है। तो 2143 है ना, 2143 क्या है, ये वाला आंसर है सर, ठीक है ना। 2143 इज द करेक्ट सीक्वेंस, 2143 इज द करेक्ट सीक्वेंस। आपको तारीखें पता होनी चाहिए, लीडर्स के नाम पता होने चाहिए, किसने लड़ाई की थी नेक्स्ट टाइम पूछ देगा। दे विल आस्क यू हु फॉट द नेक्स्ट वॉर अराउंड सर, ठीक है। तो तब आप लीडर्स के केस में क्या करने की कोशिश करोगे, भाई किसने लड़ाई की थी सर, ओके। तो देखिए डेट्स आर इंपॉर्टेंट, यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट अराउंड कि डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इसको आप जितना रिकॉल करोगे उतनी ही रिवाइज करोगे उतना ही आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट आउट हो जाएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। और आपको पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग कन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सर, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट को हमने नक्शे से पढ़ा हुआ है, मुझे पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हो पर मैंने तो नक्शे से पढ़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के 2 फेज में कॉन्क्वेस्ट हुए, वो पहले नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करता है, फिर दक्षिण भारत में जाने की कोशिश करेगा, राइट। नॉर्थ इंडिया में भी राजस्थान गुजरात वाले रीजन्स को सबसे पहले डोमिनेट करेगा एंड देन ही विल बी, वो कब सत्ता के ऊपर आया था 1296 में, 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। अब यहाँ जगहों के नाम देखिए, रणथंबोर, जैसलमेर, वारंगल सर, ठीक है। जैसलमेर 1299 के आसपास ही उसका सबसे अर्लीस्ट कॉन्क्वेस्ट हुआ करता था भाटी राजपूतों के सामने सर, ठीक है। तो जैसलमेर सबसे पहला है सर, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर है, रणथंबोर करीबन 1301 के आसपास की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। और रणथंबोर के ऊपर तो वहां तक आरोप लगाया गया था कि भाई आपने मंगोलों को शरण देने की कोशिश की है सर, उनके जो राजा थे ही वाज अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग द मंगोल्स और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर अटैक किया, ऐसी कहानी अलाउद्दीन खिलजी बताता है, राइट, ओके।
उसके बाद वारंगल देखिए, वारंगल है ना 1305 के बाद होता है, क्यों? क्योंकि ये दक्षिण के अंदर है सर। ओके, 1305 से पहले वो नॉर्थ में कंसोलिडेट कर रहा था, और 1303 में तो उसने चित्तौड़ कर दिया सर। ठीक है, तो हम 1305 1307 के बीच में वी विल कम टू नो वारंगल की तरफ जाएगा। मतलब तीसरा आता है चित्तौड़ और चौथा आता है वारंगल सर। सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इस तरह से कहानियां देखने को मिलती रहेगी सर। ठीक है, तो 1299 सबसे पहले है। 2143, 2143 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन सर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2143 इज द करेक्ट ऑप्शन अराउंड। होपफुली आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट दक्षिण भारत में जो नर्मदा के नीचे वाले विस्तार है ना, जैसे देवगिर हो गया है, देवगिर उसने एक टाइम पहले भी जीता था, अगर आपको याद होगा तो। वो वहां के राजा थे रामचंद्र देव सर। ठीक है, जो यादव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनको डिफीट करके खिलजी विल बी एस्टेब्लिशिंग द डोमिनेशन। पर उस टाइम पे तो वो गवर्नर के रूप में था, वो आरा करके एक स्टेट है, उसके गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। बट इसमें राइट आंसर जो है वो 2143 आएगा। प्लीज रिमेंबर 2143, 2143। खैर नेक्स्ट चलते हैं आगे सर, है ना। इंटरेस्टिंगली गवर्नर जनरल्स के ऊपर से आया, क्या पूछा गया गवर्नर जनरल्स के ऊपर से? गवर्नर जनरल्स और उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है बताइए सर। ठीक है, अब लॉर्ड डेलाउजी के केस में आपको यहाँ पूछा गया है पार्टीशन ये वो सर। ठीक है, तो डेलाउजी का आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, चूक के सिद्धांत। ओके, जहां उसने कहा था कि कोई भी राजा, है ना, कोई भी राजा एडॉप्टेड सन, कोई भी राजा जिसने एडॉप्टेड बालकों को या एडॉप्टेड संतान को मैं राजा नहीं बनने दूंगा, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत सर। ओके, 1848 से लेके 1856 तक भारत पे बहुत राज्यों का डेलाउजी ने विलय करवा दिया, राइट। दूसरी कहानी, कर्जन ने किया पार्टीशन ऑफ बंगाल सर। ठीक है, देखो अभी कर्जन के ऊपर एक सवाल भी आया था और मैंने आंसर के अंदर भी लिखा है, मुझे जहां तक याद है ये तारीखों वाला कहा गया भाई सर। ठीक है ना, ये वाला सर। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल मैं बोला भी सही, कर्जन ने किया था, अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया, राइट। ओके, तो वी विल फाइंड कि कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल जोड़ा गया है। फिर विलियम बेंटिक आता है, विलियम बेंटिक आता है सती को लेके, और कॉर्नवालिस जो आता है वो परमानेंट सेटलमेंट को लेके आएगा सर। ठीक है, तो ए का 4 है ना, उसके बाद सी का 2 आता है, ए का 4 सी का 2, ए का 4 सी का 2 सर। ओके, एंड देन वी विल सी कि बेंटिक सॉरी कर्जन बी का 3 आएगा। बी का 3 कहां पे है और डी का 1 वो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है सर। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनफैक्ट गवर्नर्स जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इन गवर्नर जनरल से इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द इंडियन हिस्ट्री, आपको यूपीएससी और यूपीपीसी से अलग अलग तरह से आपको पूछ सकता है। दे कैन आस्क यू इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एज वेल सर। ठीक है, इसके सिवाय कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवल प्लान। 4 आपको टाइम दिया गया है, क्रिप्स, कैबिनेट, शिमला एंड वेवल। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है सही क्या है सर। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस के रूप में। अब क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 के मिड में, मतलब मार्च के आसपास की कहानी है। कैबिनेट मिशन की डिक्लेरेशन होती है 1946 के फरवरी में सर। ठीक है, और ये भी मार्च में आता है, मई तक रहेगा। शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवल प्लान की कहानी है कि ये शुरू किया गया था इमीडिएटली इन द ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर। ठीक है, तो मिड 1945 के अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा, और उसी के बाद विल सी की शिमला के ऊपर कॉन्फ्रेंस भी हुई है सर। ठीक है, तो आफ्टर दी मिड और या जून जुलाई 1945 सर। ठीक है ना, वी विल फाइंड कि ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। तो पहले वेवल प्लान आया, वेवल प्लान के ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में, राइट। तो पहले क्रिप्स आया, फिर वेवल प्लान आया, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर कैबिनेट मिशन। मतलब 1432 सर, 1432 कहां है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है सर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, तो तारीखें याद रहनी चाहिए। इनफैक्ट कैबिनेट मिशन में भी क्रिप्स आया था, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा भी हुआ है। इवन इन द कैबिनेट मिशन क्रिप्स आया हुआ था भारत के अंदर सर। ठीक है, तो आपको स्टैफर्ड क्रिप्स का नाम देखने को मिलेगा, हु वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन, हु केम टू इंडिया वन मोर टाइम सर। ठीक है ना, पर कैबिनेट मिशन ने भारत में लास्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिकमेंडेशन की, और भी चीजें आपको मिलती रहती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं सर। ठीक है, एंड आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास, है ना, नॉट रिटन बाय कालिदास। ओके, तो मेघदूतम लिखी है, यस लिखी हुई है सर। ठीक है, रघुवंश लिखी गई है, यस लिखी गई है सर। ठीक है, श्रृंगार शतक लिखी है, नहीं लिखी है। देखो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम,
रघुवंशम सर, ठीक है ना, दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ कालिदास। और आपको यूपीएससी भी इसके अंदर से पूछता रहता है, अंडरस्टूड। श्रृंगार शतक मोस्ट प्रोबब्ली भृतहरि के द्वारा लिखी है, मोस्ट प्रोबब्ली वही नाम आपको मिलता रहेगा, बट वी विल फाइंड कि कालिदास ने तो नहीं लिखी, ये तो क्लियर है सर, ओके। एंड बिकॉज आपको नॉट रिटर्न है, नॉट रिटर्न है, तो आपको इनकरेक्ट वाला निकालना है सर, ठीक है ना। तो वो है आंसर 3, क्योंकि द श्रृंगार शतक वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास, रेस्ट ऑफ द बुक्स वर रिटन बाय कालिदास सर, ठीक है। इनफैक्ट आपको यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, हर साल लिटरेचर से सवाल आते ही है, एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर बीइंग फॉर्म्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अराउंड, तो यहां से भी आपको नेक्स्ट टाइम पूछने की शक्यता रहेगी सर, ठीक है। रघुवंश एंड मेघदूतम की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग सर, ठीक है। क्या पूछा गया है? बुलंद दरवाजा was constructed by Akbar, was constructed at फतेहपुर सीकरी by मुगल एम्परर अकबर, ये सही है कि गलत है? दिस इज करेक्ट सर, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा समवेयर इन द अर्ली 1560s। अब सवाल ये आता है कि क्यों बनाया गया था सर, ठीक है। तो अकबर बिल्ट दिस मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ द सन जहांगीर, नो ये गलत है सर, ठीक है। जहांगीर के जन्म के नाम के ऊपर उसने सीकरी बनाया है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। सो वी विल फाइंड की अलग अलग कहानियां हैं इसके कंटेक्स्ट में। बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था? बुलंद दरवाजा बनाने की कहानी, उसकी कमेमोरेशन की कहानी ये है कि अकबर ने गुजरात और दक्खन के ऊपर जीत हासिल की थी, तो बिकॉज अकबर हैड वॉन ओवर गुजरात एंड दक्खन, he decided to build बुलंद दरवाजा rather than to commemorate the birth of his son सलीम और जहांगीर सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि अकबर जो है ये फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करा रहा है और उसके अंदर बुलंद दरवाजा बनाएगा। बुलंद दरवाजा एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो दक्खनी स्टाइल और गुजरात के आर्किटेक्चर के साथ सटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। वन मोर टाइम, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स आपको कहानी। तो देखिए असर्शन रीजनिंग कंपैरेटिवली सिंपल है, अपने यूपीएससी जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे गए हैं। तो यूपीएससी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, यहाँ आपको कंपैरेटिवली लेसर कॉम्प्लिकेशंस है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। वन मोर टाइम, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एम्परर और टोम, उनका मकबरा कहाँ पे है? देखो टोम पूछा गया, कैपिटल नहीं पूछा गया सर, ठीक है। अब लंबी कहानी आपको मिलती है, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए बाबर ओरिजिनली उसकी मृत्यु तो आगरा में हुई थी, पर बाबर अपनी वो जो बायोग्राफी है ना उसमें तुजू के बाबरी, जिसे बाद में बाबरनामा के रूप में ट्रांसलेट किया गया, उसमें बाबर एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि यार मेरे को यहाँ से वापस काबुल लेके जाना, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सर, ठीक है। तो बाबर की जो मकबरा ओरिजिनली मतलब उसकी जो कब्र थी वो भारत में ही थी, बट आफ्टर सम इयर्स इट वाज शिफ्टेड टू काबुल अफगानिस्तान सर, ठीक है। तो बाबर की जो कब्र है वो आपको काबुल के अंदर मिलती है, मुगल गार्डन्स है वहां पे सर, है ना, चहरबाग आर्किटेक्चर मिलता रहेगा। कभी अफगानिस्तान जाइएगा तो फोटो खींच के आइएगा, बताइएगा हमको कि कैसा है माहौल वहां का। खैर दूसरा कहानी आपको देखने को मिलता रहता है, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां सर, ठीक है। अब आप देखने की कोशिश करिए कि बाबर की आपको काबुल देखने को मिल जाएगी सर, हुमायूं की कब्र जो है वो दिल्ली में है। आप सबको पता होगा हुमायूं का एक टोम है सर, ठीक है। और हुमायूं का टोम जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी है सर, ठीक है। तो इट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज हैविंग द चारबाग आर्किटेक्चर, इट इज हैविंग द प्रीकर्सर टू ताजमहल। मतलब हुमायूं के मकबरे को ये कहते हैं कि ये ताजमहल के पहले का प्रीकर्सर है। जैसे ताजमहल बन के आया उसके पहले सबसे बढ़िया डिजाइन में कोई बना था तो यही बन के आया था, राइट सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि बी का 3 आएगा। उसके सिवाय अगर आप इनके केस के अंदर देखने की कोशिश करिए, जहांगीर के केस में, तो जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर के अंदर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जहांगीर जीते ही अपना मकबरा बना देता, उसको भरोसा ही नहीं था बाकी सारे लोगों के ऊपर कि ये मेरे लिए मेरा मकबरा बनाएंगे मेरे आगे के वंशज जो है। और शाहजहां का मकबरा आप सबको पता है ताजमहल है सर, ठीक है। और ताजमहल वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरे की साइट का नाम है हुमायूंस टोम, और हुमायूंस टोम में भी आपको बहुत सारा मुगल आर्किटेक्चर के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ए का 4 है ना, राइट। बी का 3 है सर, सी का 2 है और डी का 1 है सर, ठीक है ना। तो A4, B3, C2, D1, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वन मोर टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर सर, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए इसके कंटेक्स्ट में। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। कंसीडर द आइक्सला चैपल। अरे भाई मॉडर्न हिस्ट्री से कर्नाटिक वॉर से सवाल आया है, ये तो अपना फेवरेट टॉपिक है, हम सब लोग पढ़े हुए हैं। इनफैक्ट आप में से विद्यार्थी मुझे जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बताना कि आप में से जो भी मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज पढ़े हुए हैं,
क्या उसके अंदर ये सब सब्जेक्ट्स को और टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया? ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस सर। ओके, तो क्या पूछा गया? कंसीडर द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटी ऑफ आइक्स-ला-चैपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट सर? द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? यस, 1744 से लेके 48 के बीच में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी। डुप्ले उसमें जीतता है और उसको क्यूबेक मिलता है सर, ठीक है। मद्रास वॉज रिटर्न बैक टू ब्रिटिश, यस दिस इज करेक्ट एज वेल सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको क्यूबेक दे देते हैं फ्रांस को, और क्यूबेक विच इज अ प्रोविंस इन कनाडा, और मद्रास जो डुप्ले ने जीता था, क्योंकि डुप्ले ने मेहनत की थी इसके ऊपर, है ना, पूरा शिकंजा कसने की कोशिश की थी अंग्रेजों के ऊपर, उसको वापस देना पड़ा सर, ठीक है। तो इस तरह से विल फाइंड कि इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर आपको इसका सी देखने को मिलेगा सर, ठीक है। एंड बोथ 1 and 2 इसके अंडर में हमें ये पता चलता है कि करेक्ट है सर, ठीक है। राइट आंसर इसका सी, बोथ 1 and 2 के रूप में मिलता रहेगा। खैर, अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स in correct chronological order and select the correct answer from the code given below sir, ठीक है। अब ये थोड़ा भारी सवाल है, भारी इसके लिए क्योंकि तारीख किसी को याद नहीं रहती, बहुत नजदीक नजदीक के आपको लीडर्स के नाम दिए गए हैं सर, ठीक है। अब नानक का टाइम पीरियड अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको 1460 से देखने को मिलता रहता है, और तकरीबन 1530 तक। देखो एग्जैक्टली याद रखने की कोशिश मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम वंस अगेन आस्किंग यू अराउंड, डोंट ट्राई टू रिकॉल दी एग्जैक्ट ईयर्स, आपको कभी भी किसी के याद नहीं रहेंगे, पर आपको एक टेंटेटिव टाइम जोन पता होना चाहिए कि कब थे सर, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु शायद, चलो आप लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं पता होंगे। नामदेव आपको पता है कि वो 13 सेंचुरी से थे सर, ठीक है। तो ज्ञानदेव और उसके बाद नामदेव आपको मिलते हैं तकरीबन 1280 1290 के पीरियड के अंदर। वी विल फाइंड कि नामदेव का टाइम पीरियड आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 13 सेंचुरी से है। अच्छा, कबीर की कहानी याद रखिए कि कबीर और नानक के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कौन उन पहले हुआ है सर, ठीक है। तो कबीर के लिए ऑफिशियल टाइम फ्रेम जो कहा जाता है वो अर्ली है कंपेयर टू नानक सर, ठीक है। कबीर 1400 से बिलोंग करते थे और कबीर 100 साल के आसपास जिए थे, तो 1500 तक उनका टाइम पीरियड देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ द कबीर, है ना। अर्ली 1400 लिख देते हैं। अर्ली 1400s में अगर हम लोग कबीर को सेट करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल सी कि मिड 1500s तक उनका टाइम पीरियड कहते हैं, तो ही लिव्ड बियॉन्ड 100 years, सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट एज वेल सर, ठीक है। तो ये कहानी में हम लोग को ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि नामदेव सबसे पहले हुए थे सर, ठीक है। तो नामदेव सबसे पहले हुए थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो 16 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग टू 16 सेंचुरी बंगाल सर, ठीक है ना। मिड 16 सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको सेंचुरीज पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट तारीख बर्थ डेट के साथ याद रखो, वो तो एक शिक्षक के रूप में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पहले हो गए या ये पहले हो गए, पर इससे हमको समझ में आता है कि नामदेव सबसे पहले हुए। नामदेव पहले हुए तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो चला ही जाएगा आपका, है ना, समझे। अब सवाल ये आता है कि पहले दूसरे में कौन हुए, तो नामदेव है। नामदेव के बाद अगर आप देखोगे तो कबीर आएंगे, फिर नानक आएंगे, फिर चैतन्य आएंगे सर, ठीक है। तो 3 4 1 2 समझे, 3 4 1 2 वी विल सी कि विल बी द राइट आंसर। और इस पैटर्न से अगर आप जाओगे तो आप कर पाओगे। कंपेरेटिवली आई फील दिस क्वेश्चन वाज टफ, है ना। ये इजी में से बिल्कुल नहीं था, इट वाज वेरी टफ सर, ठीक है। वेरी टफ क्यों? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जो होते हैं वो इसको सीधे सीधे तौर के ऊपर अटेम्प्ट करने में अच्छे अच्छे लोगों का पानी पानी हो जाएगा सर, ठीक है। सो इवन द फास्टेस्ट और मैं कहूंगा कि स्मार्टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अराउंड, दे विल फील द पिंच एंड दे विल फील द हीट अराउंड कि यार ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इतना इजीली नहीं हो पा रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कहानी के अंदर। बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं शेरशाह सूरी 1540 के अंदर हुई सर, ठीक है। बैटल ऑफ दौरा ये आपका करता है 1530 के अर्ली पार्ट के अंदर हुमायूं सर, ठीक है ना, ये भी हुमायूं करेगा। समूहगढ़ सर 1658 के अंदर आपको देखने को मिलती रहेगी, और चौसा 1539 में सर, ठीक है। तो पहली दौरा हुई हुमायूं की अफगानों के साथ होती है और उसने अफगानों को पराजित किया था, बाबर के बाद की ये कहानी है। मतलब जैसे हुमायूं पावर में आया ना 1532 के आसपास की ये स्टोरी है, 30 में तो वो पावर में आया था सर, ठीक है। तो दौरा सबसे पहले होती है, फिर आपको 1639 में चौसा देखने को मिलती है, मतलब 1539 में, माय बैड, 1530 में हुमायूं 32 के आसपास उसने दौरा की,
उसके बाद उसकी चौसा की लड़ाई हुई, चौसा में उसने शेरशाह सूरी के हाथों मार खाई, फिर वो भाग गया। वो कन्नौज में वापिस शेरशाह सूरी से लड़ा 1540 में। तो चौसा पहले हुई, फिर कन्नौज की लड़ाई बाद में होती है, याद रखेगा सर, ठीक है। चौसा बिहार में है, बक्सर के पास, और कन्नौज आपके यूपी के अंदर है सर, ठीक है। एंड लास्ट समूगर की लड़ाई हुई, ये तो औरंगजेब लड़ता है सर, ठीक है, और ये औरंगजेब लड़ेगा अपने भाई दारा शिकोह के सामने सर, ठीक है। बाकी तीनों की तीनों लड़ाई, इसमें हुमायूं है, हुमायूं अफगान के साथ लड़ता है सर, ठीक है, अफगानों के साथ लड़ता है। उसके बाद यहाँ पे भी हुमायूं है शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें शेरशाह सूरी उसको पराजित करेगा। कन्नौज की लड़ाई में भी शेरशाह ही है, याद रखेगा। और कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं को 1555 तक टिल 1555 ही हैज टू लीव इंडिया, उसको भारत छोड़ के जाना पड़ा था सर, ठीक है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, मतलब 2413 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी सर, ठीक है। 2413 इज द करेक्ट आंसर अराउंड, 2413 इज द करेक्ट आंसर अराउंड। यू शुड बी क्लियर एंड आपको आइडिया रह जाना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ओवर हियर सर, ठीक है। 2413। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अरे बाबा, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन आया, ये ऑल दिस ऑप्शंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू उठा के देखोगे, आपको सब के सब सवाल देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है सर, ठीक है, राइटर और बुक का मैच द फॉलोइंग करना है। सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी कथा सरित सागर सर, ठीक है ना, ये 2 साल पहले यूपीएससी में आया, राइट। जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंदा। तो बी का 4 है और सी का 1 है, बी का 4 है और सी का 1 है, बी का 4 है और सी का 1 है, बी का 4 है और सी का 1 है। देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे देख लो सर, ठीक है। B4 एंड C1 इज ओनली गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। मुझे खाली 2 ही ऑथर पता थे, मैं सॉल्व करके आया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हर बार जरूरी नहीं है आपको सबके सब ऑथर पता हो, हर बार जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी करके बैठे हो आपको सब बुक पता होगी। इनफैक्ट यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स है वो तो यही स्मार्टनेस यूज करेंगे, दे आर डैम श्योर अबाउट, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। जयदेव भी पीवाईक्यू के अंदर है, और जयदेव गीत गोविंद अपन भक्ति मूवमेंट में बहुत पढ़ते भी है सर, ठीक है। तो बी का 4 आता है कथा सरित सारथ, क्योंकि ये 2 साल पहले यूपीएससी में भी पूछा गया था, है ना। जयदेव की गीत गोविंदा आपको देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है। तो B4 एंड C1, B4 एंड C1 अगर आप पैटर्न के अंदर देखोगे तो कहीं पे भी नहीं है। B4 C1, B4 C1, यहाँ पे भी 3-1, 3-2, 4-2 है। तो B4 C1 के बेसिस के ऊपर से मैं पूरा का पूरा आंसर निकाल सकता हूँ और आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भाई ए का 3 आएगा। त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा नलचंपू लिखी गई है और शेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखी गई है। इनफैक्ट शेमेंद्र भी यूपीएससी के पीवाईक्यू में आ चुके हैं सर, ठीक है। आई गेस 2022 के पीवाईक्यू के अंदर शेमेंद्र हस्तिमल भावभूति के ऊपर से सवाल आया था। सो देयर वाज ऑलरेडी अ क्वेश्चन ऑन दिस लीडर्स अराउंड एंड द ऑथर्स। आपको अलग अलग पैटर्न के अंदर यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है सर, ठीक है। तो राइट आंसर है 3412 ऑप्शन नंबर ए सर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन आर प्रेजेंट डे इन उत्तर प्रदेश? मांडी, राखीगढ़ी, हुलास, ठीक है। अब आप देखिए राखीगढ़ी, आप सबको पता होगा कि राखीगढ़ी एक ऐसी साइट है वो हरियाणा के अंदर है सर, ठीक है, अंडरस्टूड दिस पार्ट। हुलास अगर आपको पता होगा तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सहारनपुर सर, ठीक है। अब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न यूपी में है, आलमगीर के पास, ओके। मांडी इज ऑल्सो इंडस वैली साइट, ओके ना, ये भी वेस्टर्न यूपी वाले रीजन के अंदर ही मिल जाती है। 1 and 3 है ना, 1 and 3 कहाँ पे दिया हुआ है? दिस इज ऑप्शन नंबर सी सर, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ था, क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर से सवाल आया है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर से आया है सर, ठीक है। तो यूपी की हिस्ट्री के ऊपर से जब सवाल आता है तो वो लोकल बंदे जानते होंगे, या आप पकड़ने की कोशिश करिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने उपिंदर सिंह की बुक पढ़ी है उनको पता होगा सर, ठीक है। क्योंकि ये साइट्स जो है ये उपिंदर सिंह की बुक में दी गई है सर, ठीक है। पर क्या आपको एक्सपेक्टेड है एज अ जीएस यूपीएससी एस्पिरेंट? नो, इवन यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट जिन्होंने रीजनल हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी वो ये आंसर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 भी है 1 भी है। उल्लास तो थोड़ा भी पता रहता है, राखीगढ़ी आप एलिमिनेट कर सकते हो सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एलिमिनेशन एक ही आंसर का होगा तो फिर यहाँ पे आपके गरबे चलते रहेंगे। तो आई वुड से दिस क्वेश्चन वाज वेरी टफ अराउंड फॉर द यूपीएससी कैंडिडेट्स, ओके ना। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टफ है, पर जो सामान्य विद्यार्थी है सर, ठीक है ना, जो यूपीपीसीएस का लोकल जीके पढ़ के गए हैं, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के गए, उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा, शायद उनको पता होगा। या ये उपिंदर मैम की बुक है, उपिंदर सिंह मैम की बुक है, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी होगी तो शायद हो सकता है, बाकी देयर आर लेसर चांसेस अराउंड, राइट, ओके।
पर राइट आंसर है 1 and 3। 1 and 3 आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। खैर एक और सवाल आया है सर, ठीक है, 25 के आसपास सवाल है, 20 से 25 सवाल है सर। ओके, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री कल्चर के इसके द्वारा पूछे गए हैं। क्या आया है सर, ठीक है, द टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत कुड ब्रॉडली बी, असर्शन रीजनिंग है, द टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खालसा एंड जागीर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। द जागीर्स कॉम्प्रोमाइज द जागीर्स कॉम्प्राइज द लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है उसके पीछे का कारण बता रहा हूं सर, ठीक है। द जागीर्स नेवर कंप्राइज, द जागीर्स वर द लैंड दैट वर अंडर द जागीरदार सर, ठीक है। एंड व्हेन द जागीरदार बिकेम पावरफुल ही विल ट्राई टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट सर, ठीक है। खालसा लैंड वर द स्टेट विच वॉज अंडर द स्टेट सर, है ना। खालसा लैंड जो है ना उसको स्टेट लैंड कहते हैं। स्टेट लैंड का मतलब होता है कि जहां राजा का कंट्रोल है, जहां सीधा सीधा जो रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो स्टेट कलेक्ट करता है। जागीरों की जो जमीन होती है वो हमेशा से जागीरदारों के हाथ में होती है। जागीरदार पैसे पैसे कलेक्ट करेगा और उसके बाद रेवेन्यू राजा को ट्रांसफर करेगा अपना खर्चा पानी निकाल के सर, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट रीजनिंग के अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत दिया हुआ है सर, ठीक है। तो द जागीर्स कंप्राइज ऑफ द लैंड अंडर द, नो 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 सर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और असर्शन रीजनिंग में इसका राइट आंसर सी आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड, है ना। 25 सवाल है, शांति से हम लोग इसको बहुत ही, है ना, तहे एकदम डेप्थ के साथ कर रहे हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड at different places, arrange them in the chronological order and select the answer code। अरे भाई 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 भाई, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगीर के अंदर होती है सर। कब होती है? समवेयर इन 483 BC अंडर द लीडरशिप ऑफ अजात शत्रु। याद करो सर, ठीक है। और जहां पे विनय पिटाक और सुत पिटाक लिखी गई थी सर, हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ, सबको पता है सर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कब होती है? सेकंड काउंसिल होती है वैशाली के अंदर सर, ठीक है। समवेयर वी विल सी कि 350 BC के आसपास का टाइम पीरियड कहा जाता है। और ये शिशुनाग जो डायनेस्टी हुआ करती थी उनके कार्यकाल के अंदर आपको ये मिलेगा सर, ठीक है। तो काल अशोक या काल वर्मन करके राजा था उनकी डायनेस्टी में, और इस पीरियड में बुद्धिज्म में बंटवारा हुआ, महासंघी का और थेरावादी के बीच में बंटवारा होगा सर, ठीक है। तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र के अंदर होती है सर, है ना। कब होती है? अराउंड 250 BC के अंदर होगी सर। कौन कराएगा? अशोक करवाता है सर, ठीक है। और अशोक के कार्यकाल के ही अंदर वी विल कम टू नो कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विल टेक प्लेस। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अपनी खुद की सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्यों है? अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू रिकॉल द सिग्निफिकेंस बिहाइंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कि यहाँ पे अभिधम्म पिटाक लिखी गई थी सर, है ना, मतलब उसकी कंपोजिशन होती है, राइट। तो इसका 4 आएगा। और चौथी काउंसिल जो है वो कनिष्क के द्वारा होती है सर, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट सेंचुरी सी, अराउंड 78 सी के आसपास का ये टाइम पीरियड आपको मिलता है, जब कनिष्क करके राजा था उसके कार्यकाल में सर, ठीक है। तो पहला है 2143 इज ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है कि यार कोई भी यूपीएससी कैंडिडेट को ये याद ही होगा। नहीं याद है तो भाई तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत कच्ची हो गई है सर, ठीक है। सो आई पर्सनली फील any form of UPSC candidate should know, should understand, they should recall, they should revise, okay ना। ये तो आपके लिए expected है। अगर ये अधूरा है तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो कुछ प्रॉब्लम है भाई तैयारी के कंटेक्स्ट में, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ सुगौली इन 1816। सुगौली किसके साथ हुई थी भाई? नेपाल के साथ, राइट। इट वाज द पार्ट ऑफ द एंग्लो नेपाल वॉर। तो 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर खत्म हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस पीरियड के अंदर गवर्नर हुआ करता था। उसने सुगौली की ट्रीटी की और नेपाल के राजाओं को कहा चलो जल्दी यहां से हटो, आप पीछे चले जाओ, आप यहां पे नहीं रहोगे, देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू स्टे बैक ओवर हियर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो इन कंडीशन के अंदर हमें यह पता चलता रहता है कि काठमांडू पे उनको रखा गया था और उनसे शिमला, रानीखेत और नैनीताल ले लिया गया था सर, ठीक है। काठमांडू तो भाई कैपिटल है, वो अंग्रेज थोड़ी लेते हैं सर, ठीक है। The British will never be taking Kathmandu from the rulers of Nepal around, but 2, 3, 4 Shimla, Ranikhet and Nainital, this will be taken by the Treaty of Sugauli। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आया। बाद में शिमला को इन्होंने समर कैपिटल के रूप में बनाया।
बहुत सारा डेवलपमेंट भी करते हैं सर। ठीक है, तो राइट आंसर है 2 3 4, राइट आंसर है 2 3 4। सिंपल चीज है, आप नेपाल को हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन है वो निकल जाते हैं सर। ठीक है ना, और रानीखेत और नैनीताल कुमाऊं मतलब ये आपके उत्तराखंड में, और शिमला जो है वो आपके हिमाचल के अंदर मिलता रहेगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है सगोली की ट्रीटी के ऊपर से पूछा गया है, मतलब अब ट्रीटी के ऊपर से भी सवाल आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड। आपको पूछा गया है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड रूलर और डायनेस्टी सर। ठीक है, अरे यूपीएससी पैटर्न है ये तो भाई, दिस इज द यूपीएससी पैटर्न क्वेश्चन, राइट। ओके, क्या पूछा गया, महेंद्र वर्मन, कुडगोन, अमोघ वर्ष और राजा राजा। अरे भाई 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 सर, ठीक है, महेंद्र वर्मन है पल्लव डायनेस्टी का राजा, है ना। इसने बहुत सारे टाइटल दिए थे, विचित्रचित, चित्रकार, पुलिस, ठीक है ना। अलग अलग टाइटल्स ये लेने की कोशिश करता है सर। ठीक है, पागल कहता था अपने आप को, राइट और रॉन्ग सर। ओके, अमोघ वर्ष जो है ही बिलोंग्स टू राष्ट्रकूट, राजा राजा जो है ही बिलोंग्स टू चोला सर। ओके, तो डी का 3, ए का 2 और सी का 1 सर। ठीक है, सी का 1, डी का 3 एंड वी विल फाइंड कि ए का 2, तो बी 4 ऑटोमेटिकली यहां पे सेट हो गया। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी सर। ठीक है ना, तो आपका नाम है कुडनगुन, कुडनगुन जो है वो पांड्या डायनेस्टी के राजा है, वो सेट हो गए। देखो हर बार मैंने कहा कि इतिहास में हर एक राजाओं के नाम जानने जरूरी नहीं है, ना आपको याद रहेंगे ना मुझे याद रहेंगे सर। ठीक है, तो डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन अराउंड कि हम सबको सबकी सब तारीख पता होनी चाहिए, वी शुड नो ईच एंड एवरी डेट इन हिस्ट्री। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है इतिहास में। इतिहास में जैसे जैसे आप आगे चलते हो वैसे अमुक अमुक तारीखें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होती है, नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, वो याद रखते हैं। बाकी कुछ कुछ एलिमिनेशन में थीम में भी आप उसको डिड्यूस कर सकते हो सर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी है 2413 सर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। वंस मोर टाइम इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में सेट करो। अरे भाई 10 एक सवाल होंगे सर ये क्रोनोलॉजी के ऊपर से, पता नहीं यूपीएससी क्या हो गया है, बौखला गया है। एक्विजिशन ऑफ अवध बाय ब्रिटिश 1856, है ना। तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको डलहौजी ने कह दिया था आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, शुद्ध जे तुम्हार छिन 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 सर। ठीक है ना, तो क्या कर दिया था, उसका एनेक्सेशन कर दिया था, मिस गवर्नेंस का आरोप लगा के कि भाई तुम अपने शासन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हो। इल्बर्ट बीट कंट्रोवर्सी 1883 किसके समय पे होती है, रिपन के समय पे होती है। इंडिगो रिवॉल्ट अभी डिस्कस किया है 1858 में होता है सर। ठीक है, मतलब ये 2 बार पूछा है एक ही सवाल के अंदर। सेकेंड अफगान वॉर 1876 से लेके 78 के बीच में होगी लिटन के कार्यकाल के अंदर सर। ठीक है, तो पहला अवध हुआ 1856 में, फिर इंडिगो हुआ 1858 में, सेकेंड अफगान वॉर 1876 में, और इल्बर्ट की कंट्रोवर्सी 1883 के अंदर सर। ठीक है, तो 1 3 4 2 1 3 4 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सर। ठीक है ना, 1 3 4 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर सर। ठीक है ना, मैं आपको तारीखों के साथ बता रहा हूं, देखो आंसर तो मुझे पता है ना, मैं मास्टर हूं, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए तारीख दूं, मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ डेट्स के साथ आपको समझाऊं, सो दैट आप रिकॉल कर पाए क्रोनोलॉजी को सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि एक ये भी सवाल है, दिस इज कंपेरेटिवली ट्विस्टेड, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक की तारीखें हैं, बट देन मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपसे एक्सपेक्टेड तो होगा ही थोड़ा बहुत। खैर ये टफ क्वेश्चन है सर। ठीक है, कि हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सैडेंड बाय जलियांवाला बाग। अब ऐसे सवाल को है ना आप स्किप कर देते हो सर। ठीक है, स्किप करने का मतलब ये है कि यू डोंट टेक इट ऑन द हार्ट, मतलब छाती पे नहीं लेते हो कि मेरे को नहीं आया अब मैं क्या करूं सर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग के बाद अब बहुत सारे इंडियन मतलब है ना, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था जब घटना बनी, 1500 से ज़्यादा भारतीय मारे गए फायरिंग के दौर में सर। ठीक है, तो श्री शंकरन नैयर, या इनका नाम है चिट्टू शंकरन नैयर सर। ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया था। ईश्वरी प्रसाद तो हिस्टोरियन थे, मोहम्मद शफी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ है, इकबाल नारायण गुर्तू की भी कहानी नहीं मिलती है सर। ठीक है, तो ये 3 नहीं है इसके अंदर से, ये बहुत ही फैक्चुअल है सर। ठीक है, और फैक्चुअल के साथ साथ मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन है, इट्स वेरी टफ क्वेश्चन सर। ठीक है, तो इट्स नॉट इजी क्वेश्चन अराउंड दैट ईच एंड एवरी कैंडिडेट विल बी एबल टू रिकॉल एंड आंसर आउट ऑफ इट सर। ठीक है, पर सी शंकर नैयर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सर। ठीक है, 1 ओनली आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस ट्राई टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड, एंड आपको रूलर्स की कहानी पूछी गई है, पेशवाओं की कहानी। इनफैक्ट ये एक बार पहले भी आ चुका है, देयर वाज ऑलमोस्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहले भी आया था, आपको पूछा है करेक्ट क्रोनोलॉजी
के अंदर आपको आइडेंटिफाई करवाना है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 1720 तक पेशवा रहे। फिर वी विल सी कि बालाजी बाजीराव 1720 से लेके विल सी की 40 तक आपको मिलते हैं। बाजीराव वंश, ठीक है, जिनको नाना साहेब के रूप में भी कहते हैं, वो 1740 से लेके 61 तक आपको पेशवा के बीच में मिलते हैं। और माधवराव 1761 से लेके 1772 तक रहेंगे सर, ठीक है। तो 3214 ठीक है, नहीं माय बैड सर, ठीक है ना। बालाजी बाजीराव इज नाना साहेब सर, नाना साहेब स्टेड इन पावर फ्रॉम 1720 to 40 सर, माय बैड सर, ठीक है ना। मतलब 17 नहीं, बालाजी बाजीराव इज 1740 to 1761, ये पानीपत में इनकी मृत्यु होगी। बाजीराव वन जो है ये 1720 से 40 में रहे सर, ठीक है। तो आपका आंसर बनता है 3124 सर, ठीक है ना, ये आंसर बनता है। हाँ, अब ये सही है सर, ठीक है, 3124 सर, ठीक है। तो बाजीराव वन जो है वो मस्तानी वाले हैं सर, ठीक है। बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहेब कहते हैं 1740 से 61 के बीच में पानीपत में इनकी, मतलब पानीपत में जब मराठा हारे तो इनका हृदय भंग हो गया, फिर इनकी मृत्यु हो गई, मतलब डाइड आउट ऑफ शॉक। बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के एक तरह से जागीरदार हुआ करते थे, उन्होंने मदद की थी खेड़ की लड़ाई के अंदर, इसके ये पेशवा बने। इनफैक्ट यहाँ से हेरिडेटरी आपको कहानी मिलती है। और माधवराव की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माधवराव ने पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा एम्पायर को रिवाइव किया था। रिवाइव करने का मतलब है कि फिर से साम्राज्यवादी बनाने की कोशिश की थी। और माधवराव की मृत्यु के बाद फिर मराठास के अंदर क्राइसिस आ गए, और क्राइसिस के बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिश के साथ भिड़ने के कारण उनकी फाइनली डिक्लाइन हो गई। तो खैर, इस तरह से मराठा एम्पायर की और मराठा हिस्ट्री के ऊपर से आपको सवाल पूछे गए हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न के अंदर सवाल पूछे गए थे सर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ दिस 25 ऑड क्वेश्चंस, मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, ढंग से तैयारी कर रहे हो, तो आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व अराउंड 20 प्लस सर, ठीक है ना। 25 में से आई फील दैट कि आप नहीं करके 20 के आसपास सवाल तो टिक कर ही पाए होंगे सर, ठीक है ना। तो इतनी भी खराब दयनीय स्थिति नहीं है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की। तो आपने कितने टोटल अटेम्प्ट किए हैं सर, ठीक है ना, उसमें से राइट कितने हैं, है ना, मतलब करेक्ट कितने हैं और कितने इनकरेक्ट है सर, ठीक है। जरा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कितने स्किप किए हैं आपने सर, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव स्किप्ड। आई फील दैट कि मैक्सिमम 2 सवाल ऐसे थे जो आप स्किप कर सकते थे, वो शंकरन नायर वाला था, एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जो थोड़ा ट्विस्टेड था, टफ था, मुझे लग रहा था। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, एंड यू कैन इजीली स्कोर 90%, आपका स्ट्राइक रेट 90% के आसपास इस सवालों के अंदर तो होना चाहिए सर, ठीक है। आई हैव मेड श्योर टू गिव यू अटमोस्ट एक्यूरेसी। एक आध सवाल में शायद यूपीपीएससी अपना कुछ नया इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है, बाकी ज़्यादातर सवालों में फैक्चुअली चीज़ें सीधे सीधे सवाल है, तो उतनी कंट्रोवर्सी होने की शक्यता नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी। हमारे बहुत सारे स्पेशल क्लास की सीरीज भी होती रहती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे क्लासेस के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं फ्री क्लास। आप इसका भी लाभ उठाइए सर, ठीक है। तो आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू और पीवाईक्यू की सीरीज के साथ आपको वापस मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।